आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शहबाज सरकार और मुनीर की सेना पाकिस्तान में आतंक की मददगार है, पालनहार है। इसके एक दो नहीं बल्कि कई सबूत हैं। सबसे बड़ा सबूत तो ऑपरेशन सिंदूर में तबाह आतंक के अड्डे हैं। मारे गए 100 से ज्यादा आतंकी हैं। भले ही शहबाज चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि वो खुद आतंक से परेशान है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत दुनिया ने देखी। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में आतंकिस्तान का हुक्का, पानी, खाना, दाना सब कुछ शहबाज सरकार की बदौलत है। पाकिस्तान के सांसद फजलुर रहमान ने शहबाज और मुनीर की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। फजलुर रहमान ने क्या क्या खुलासे किए हैं, रिपोर्ट देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद खास मेहमान भी साथ में जुड़ेंगे। मौलाना डीजल ने खोली पोल, मुनीर शहबाज का आतंक से गठजोड़। दहशत गर्दों पर लुटा रहे जनता के हक का पैसा, भूखों मर रहे लोग, आतंकी उड़ा रहे मौज। शहबाज ने खोली ट्रेजरी, आतंकियों की निकली लॉटरी। शहबाज और मुनीर पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों पर लाख पर्दा डालने की कोशिश करें, लेकिन रह रहकर यह साबित हो जाता है कि पाकिस्तान आतंकियों का आका है। पाकिस्तान आतंक की परवरिश करता है। पाकिस्तान आतंक को दहशत फैलाने के लिए जमीन देता है। पाकिस्तान आतंक के आगे सिर झुकाता है। शहबाज मुनीर की जोड़ी किस तरह से आतंकिस्तान को पनपाती है, कैसे पालती है, पोसती है, इसका खुलासा अब की बार किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी सांसद फजलुर रहमान ने किया है। मौलाना डीजल के नाम से मशहूर फजलुर रहमान ने आतंक के मुद्दे पर शहबाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पाकिस्तान में आम लोगों को मुनीर की सेना कैसे मारती है, कैसे आतंकी का तमगा लगाती है, पाकिस्तानी सांसद ने सबकी पोल खोल कर रख दी। शहबाज सरकार पर बड़ा हमला करते हुए पाकिस्तानी नेता फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के खजाने से निकलने वाले पैसे का 10% हिस्सा आतंकवादियों की जेब में जाता है। फजलुर रहमान के मुताबिक विकास के नाम का जो पैसा इस्लामाबाद से निकलता है, उसका करीब 10% भ्रष्टाचार और अन्य कारणों से आतंकवादियों तक पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया के कारण आतंकवाद को लगातार पैसा मिलता रहता है और वो लगातार फल फूल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार और फौज दोनों ही इन्हें रोकने में नाकाम हैं। इसीलिए नागरिक आज डर के साए में जी रहा है। सिर्फ यही नहीं, फजलुर रहमान ने शहबाज मुनीर पर कई और सनसनीखेज खुलासे किए। पाकिस्तान में कैसे आम लोगों के साथ अंधेरगर्दी चल रही है, पाकिस्तान में कैसे आम लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, मुनीर की सेना ने किस तरह से आम लोगों की जिंदगी नर्क बना दी है, इसका भी फजलुर रहमान ने पर्दाफाश किया है। वज़ीरिस्तान में रोजाना हमारे जनाजे निकलते हैं। घर पे आकर रॉकेट गिरता है और घर पे आकर रॉकेट गिरने से खवातीन मरती हैं, बच्चे मरते हैं, शहीद हो जाते हैं। उस घर में फौज आकर कहती है ये लाशें हमारे हवाले करो। फौज आकर कहती है ये लाशें हमारे हवाले करो। जब फौज के हवाले हो जाती है, वो रसा को बुलाते हैं और जबरन उनसे लिखवाते हैं कि ये दहशतगर्द थे, तुम तस्लीम करो कि ये दहशतगर्द थे। वो कहते हैं साहब घर पे रॉकेट आया है, बच्ची का क्या ताल्लुक है दहशतगर्दी के साथ, खातून का क्या ताल्लुक है दहशतगर्दी के साथ, घर के अंदर बैठे हुए गैर मुसल्ला मर्द है, बूढ़ा है, जवान है, उसका क्या ताल्लुक है इसके चीज़ के साथ? मैं कोई मोर्चे में तो नहीं लड़ा हूँ आपके साथ। आपका रॉकेट आया है मेरे घर में और मेरे लोगों को शहीद किया है। आप उसको अपने खाते में लिखना चाहते हैं कि इसको कहो लिख कर दो, और फिर उनकी लाशें भी वापस नहीं करते, कहते हैं ये दहशतगर्द हैं। तो इस तरह कार्रवाई तो न डाली जाए ना, इस तरह तो लोगों को की तज़लील न की जाए। अब दावे को तक़वियत देने के लिए इस किस्म के हरबे तो न इस्तेमाल किए जाए। आतंक के मुद्दे पर शहबाज मुनीर कुछ भी बोले, लेकिन दुनिया जानती है कि आतंक का सरपरस्त पाकिस्तान है। आतंक को पाकिस्तान सरकार से बड़े पैमाने पर फंडिंग मिलती है, जिसके सबूत भारत ने कई बार दिए हैं। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आई, उनसे साबित हुआ कि पाकिस्तान ही आतंकिस्तान का अब्बा है। और अब तो खुलेआम पाकिस्तानी सांसद फजलुर रहमान ने भी ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान से आतंक को फंडिंग होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और बड़ी बात तो ये कि फजल रहमान जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान में आतंकियों को फंडिंग हो रही है, इस बात का खुलासा हुआ हो। लेकिन अगर वहां के नेता इस बात को बोलें तो ये बात बड़ी हो जाती है। शहबाज किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी आतंकियों के लिए जो फंडिंग है उसके दरवाजे खोल दिए थे, यहां तक कि मुआवजे के तौर पर दी गए थे 1-1 करोड़ रुपए, जबकि आईएमएफ से ताज़ा लोन ही मिला था। अब ऐसे में समझिए कि पाकिस्तान सरकार की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या हैं और किस तरीके से पाकिस्तान में आतंक को पाला पोसा जा रहा है। भले ही शहबाज ये कहें कि आतंक से हम खुद परेशान हैं, लेकिन रीज़न यही कि आतंक को खुद पालने के लिए पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना कदम आगे बढ़ाती है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। हालांकि पाकिस्तान से भी मेरे साथ में गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन उनसे पहले मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। राजन कोचर सर, हालांकि पहला कोई ऐसा केस नहीं, पहला कोई मामला नहीं कि जब पाकिस्तान से ये खबर सामने आई हो कि वहां आतंक को फंडिंग होती है। गाहे बगाहे वहाँ के खुद के नेता, वहाँ जो अलग अलग पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं, वो भी, विपक्ष भी ये बात बहुत बार बोल चुके हैं। इनफैक्ट आम लोग भी, कई यूट्यूबर्स भी इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि आतंक की फंडिंग होती है। अभी ताज़ा तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा, जब आतंकी मारे गए तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया, उन्हें 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर देने की बात कही गई। लेकिन अब फजल रहमान जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, कोई शर्म पाकिस्तान को आएगी या नहीं, पाकिस्तानी हुकूमत को आएगी या नहीं? धन्यवाद रचना जी, आपने इस प्रोग्राम में ये टॉपिक आप लेके आए, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब टेररिज्म की बात करते हैं और जब आप यूएन में भी डोजियर्स भी देते हैं पाकिस्तान की जो गतिविधियां हैं, और पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में क्यों डाला गया, अब आप इसको देखिए, इसके पीछे क्या कारण था। और इसको काफी देर तक पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था, और बड़ी मुश्किल से आई थिंक यूएस की इंटरवेंशन से और जो भी बैकडोर डिप्लोमेसी हुई होगी यूएस और पाकिस्तान के बीच में, और जो हम सुनने में आया कि बलूचिस्तान में कोई क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट है, रेयर अर्थ मिनरल्स का इसको प्रोजेक्ट है, जो अमेरिका भी जिसमें हिस्सा लेगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जियो पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं होती। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जो अफगानिस्तान बॉर्डर है वहाँ पे जो ड्रग स्मगलिंग होती है, एक बहुत बड़ा इसका नेक्सस है। इसके ऊपर काफ़ी अमेरिकन एजेंसीज ने भी खुलासा किया है, और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी इसके बारे में इसको जिक्र अपना किया। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमने देखा है ये जो नेक्सस है, ये आईएसआई और जो भी आपका ड्रग माफिया है उसके एक्चुअली साथ है। पैसा कहाँ से आता है? आप कोई भी टेररिस्ट को अगर आप भारत में भेजते हैं कोई टेररिस्ट एक्शन करने के लिए, तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, कोई फ्री फंड में काम करने के लिए नहीं आता आपके सामने। तो ये आपके पास फंड कहाँ से आता है, आपके पास पैसा कहाँ से आता है, तो ये एक नोन फैक्ट है। आज पाकिस्तान के खुद नेता लोग इसको एक मीडिया में इसका खुलासा एक्चुअली कर रहे हैं, पर ये चीज कोई, आपने बिल्कुल सही बताया कि ये कोई पहली बार नहीं है हमको इसको सुनने को मिल रहा है, क्योंकि जिस आतंकी संगठन को पाला था पाकिस्तान ने, तालिबान को, वही आज पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहा है। एकदम ठीक आपने कहा, पाकिस्तान जिस से तालिबान को फंड किया था, आज पाकिस्तान सरकार और फौज को आंखें दिखाने का काम वो कर रहा है। राजन कोचर सर, आप रहिएगा मेरे साथ में फखर यूसुफजई जुड़ गए हैं, जो कि पाकिस्तान से पत्रकार के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हैं। फखर यूसुफजई जी, आपका स्वागत न्यूज इंडिया पर। फजल रहमान का जो बयान है वो पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय है या नहीं? जिस तरीके से हिंदुस्तान में इसकी बात हो रही है, वो बता रहे हैं कि कैसे वहां जो हुकूमत है आतंक को फंडिंग करती है, जबकि हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जिसमें आटे की लाइन में खड़े खड़े लोगों की जान जा रही है, भूखों मर रहे हैं लोग। हेलो फखर जी, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने बिल्कुल मौलाना फजल रहमान JUI के बड़े लीडर्स में से हैं, उनका एक स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने ये बात की थी। और उन्होंने ये कहा था कि जी 10% वो लोग ले जाते हैं
जो वहां पर मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स हैं, क्योंकि वो बिलोंग करते हैं डेरा इस्माइल खान जो वजीरिस्तान और फिर अफगानिस्तान बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है वहां पर, और टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो काफी होल्ड भी रखता है। तो ये बात उन्होंने पहली दफा नहीं की, इससे पहले भी 2-3 दफा वो ये बात कर चुके हैं रिपीटेडली। कुछ कारोबारी लोग भी ये बात कर चुके हैं कि वहां पे लोग जैसे बत्ता देते हैं और अपना कारोबार करते हैं। कुछ लोगों ने अपने बिजनेस को स्विच कर दिया टूवर्ड्स इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची। हालांकि कराची में भी किसी हद तक कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है। अनफॉर्चुनेटली खैबर पुख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ये चीज शायद ये प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज्यादा हैं। तो इससे पहले अगर आपको याद हो तो मौलाना साहब ने एक और भी स्टेटमेंट दिया था कि जी बलूचिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जो हमारे शायद कंट्रोल में नहीं, या पाकिस्तान का फ्लैग वहां पे नहीं होता। तो इस तरह की चीजें बोली तो जाती है, बट द थिंग इज कि उसके ऊपर जो हुकूमत होती है या फिर उनके जो लोग होते हैं, जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कितना अमल करते हैं उस चीज के ऊपर, या उसके लिए क्या इक़दामात होते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जब भी ऑपरेशंस होते हैं, इस वक्त खैबर पुख्तूनख्वा में एक तो फ्लड की वजह से बहुत बड़ा डिजास्टर आया हुआ है, लेकिन इसके साथ काफी सारे इलाकों में वहां पर मिलिट्री के ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। अब होता यह है कि वहां के जो लोकल्स होते हैं, जिनका ताल्लुक ना तो किसी मिलिट्री फोर्स के साथ होता है और ना उनका किसी तालिबान या किसी और ग्रुप से होता है जो इंसर्जेंसी करते हैं, लेकिन वो मुतासिर होते हैं और उनके घर बार, उनके बिजनेसेस या उनके मतलब सब चीजें इफेक्ट होती हैं, तो वो तंग होते हैं उस चीज पे। और वो फिर यही कहते हैं कि अपने जो पार्लियामेंटेरियंस उनके होते हैं उनसे यही कहते हैं कि भाई हमें आप अमन दीजिएगा, ना हम आपसे जॉब्स मांगते हैं, ना हम आपसे कोई और चीज मांगते हैं, लेकिन हमें आप अमन दीजिए। और अमन के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट अगर लास्ट, लेकिन अगर पाकिस्तान से अमन गायब है, सुकून गायब है, लोगों का चैन गायब है, तो इसके पीछे वजह क्या है? ये सब हो तो रहा है, लेकिन इसके पीछे वजह आपको क्या लग रही है? देखिए, हमारी मैंने जो चीज अभी तक मैं समझा हूं एज ए जर्नलिस्ट, जो मैं कवर करता हूं इन चीजों को, तो मुझे लगता है कि वो पॉलिसीज नहीं बनाई जाती जो फेवर करती हो एक आम शख्स को। यानी पाकिस्तान का एक आम शख्स जो है, वो बेशक खैबर पुख्तूनख्वा से है या वो बेशक बलूचिस्तान से है या किसी और प्रोविंस से है, लेकिन उसको प्रायोरिटी दी जाए, ना कि उन चीजों को प्रायोरिटी दी जाए जो मजीद इन प्रॉब्लम्स को बढ़ाती हैं। ऑपरेशंस तो हमने बहुत सारे किए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो अमन के लिए कहा गया। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, हालांकि मैं आपकी तारीफ करूंगी क्योंकि जितना आप बोल पा रहे हैं ना, पाकिस्तान से जुड़ने वाले पत्रकार उतना भी बोलते नहीं है, वो सिर्फ एक तरफा बातें करते हैं, तो मुबारकबाद इसके लिए। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी, आपने कहा पॉलिसीज बननी चाहिए, पॉलिसीज को लोग फॉलो नहीं कर रहे, आम लोगों पर एक्स्ट्रा टैक्स थोप दिया जाता है, महंगाई की मार थोप दी जाती है, भुखमरी की कगार पर करोड़ों लोग हैं, भीख मांगने के लिए मजबूर वहां पर लोग हैं। इन सब के बावजूद अगर आतंकियों तक फंडिंग पहुंच रही है, तो क्या ये सीधे तौर पर सरकार और सेना की लापरवाही या जिम्मेदारी है, जवाबदेही नहीं है क्या? देखिए, अगर हम ये बात करें कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों से कुछ पैसे या कुछ तरह की चीजें लेते हैं, तो ये ऐसे नहीं है, क्योंकि इसके हवाले से अभी तकरीबन 10-15 दिन पहले हमारे जो होम मिनिस्टर है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने बेसिकली वो क्रिटिसाइज कर रहे थे खैबर पुख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर। वो खुद भी डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखते हैं कि वहां पे तो कुछ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो वहां पे लोगों को पैसा देते हैं, तो अपना वो जो जिंदगी है वो चलाते हैं, अपना जो कारोबारी जिंदगी है उसको चलाते हैं। उन्होंने ये बात की थी और ट्विटर के ऊपर उनका ट्वीट शायद अभी भी मौजूद होगा। मसला ये है कि अगर ये बातें तो करते हैं बहुत सारे हमारे होम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर या बाकी लोग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा ना कि वो वाली पॉलिसीज नहीं बनाई जाती जिसकी वजह से इन चीजों को ओवरकम किया जाए। जहां तक बात है इस चीज की कि जी इसको सपोर्ट शायद हुकूमत की है, मैं कहूंगा कि फोर्सेस का नुकसान होता है। अगर आप डेटा निकाल दें, सिर्फ लास्ट 2 मंथ्स का डेटा निकाल दें, तो शायद 200-250 जो फोर्सेस के लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। तो वो नुकसान अलग हो रहा है और जो अवाम नाराज होती है, जो जनता की नाराजगी है वो अलग है। तो दोनों तरफ से मसला ये होता है, जो बैलेंस बनाना चाहिए वो बैलेंस बनाने में नाकामयाब वहां की हुकूमत है। राजन कोचर सर, आप
हम भी देखते हैं ना देश में जब एंटी टेरर ऑपरेशन चलते हैं, खास तौर से पहलगाम की घटना के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार जो एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें OGW जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है, जो सीमा पार से आतंकी यहाँ अगर घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं उन्हें देखा जा रहा है, या यहाँ बसे हुए हैं तो उन्हें ढूंढा जा रहा है। लेकिन जो जड़ काटने वाली बात होती है वो होती है आतंकी फंडिंग, और वहां भी अलग तरीके से काम हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन होती है, फंडिंग कहां से हो रही है, ताकि जड़ काटें तो आतंक का खात्मा हो। सही कह रही हूं मैं? तो बहुत सही आप कह रहे हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में पहला काम गवर्नमेंट ने एक्चुअली किया था, ये जो स्टोन पेल्टिंग वगैरह होती थी, लोगों को पैसे दिए जाते थे, जमात इस्लामी इसके पीछे इन्वॉल्व थी, उनके फंड्स को फ्रीज कर दिया गया था। और फिर उसके बाद आपने देखा कि एक भी इंसिडेंट पिछले 3 साल में स्टोन पेल्टिंग का हुआ नहीं। तो ये बहुत एक प्रैक्टिकल चीज है कि ये जो फंडिंग है, जो टेररिस्ट ग्रुप्स अपने इसको बाहर, देश के बाहर इनके अकाउंट्स होते हैं, कईयों के स्विस अकाउंट्स होते हैं, जो ये आपको पता भी नहीं चलता है कहाँ से इनका पैसा आ रहा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग भी काफी हद तक इसमें चलती है। तो आप उसमें एक्चुअली देखते हैं कि जब तक हुकूमत ठोस एक्शन इसको नहीं लेगी ये फंडिंग को बंद करने के लिए, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम हमको नजर आ रही है आज, इस फकर साहब भी इस प्रोग्राम में हैं और मैं इनको एक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट के लिए मैं इनको अप्रिशिएट कर रहा हूं। तो प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट ये है कि अगर पाकिस्तान अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा। कोई भी ऐसा देश नहीं है आज जिसके देश के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं होती, हमारे देश में भी होती। हाँ। पर अगर हम उसको कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम उसका एक सोल्यूशन पे नहीं आ सकते। आज आप देखिए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, जहां पे आपके पास ऑलमोस्ट 2 लाख फोर्सेज हैं, आपकी पाकिस्तान की 12 कोर है, फ्रंटियर कोर है, पुलिस फोर्स है, और 5000 आपके जो लोग हैं इंसर्जेंट्स, या आप उनको फ्रीडम फाइटर्स, आप जो भी नाम देना चाहते हैं, वो इसको लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इसके मुद्दा क्या है लड़ाई के, आपको समझना पड़ेगा। अब आपका एरिया है 44% पाकिस्तान का बलूचिस्तान, और 5% ही पॉपुलेशन रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो फैसिलिटीज है, हाँ। ना तो अच्छे स्कूल और कॉलेजेस है, और ना ही यहाँ पे आपके एम्प्लॉयमेंट और अपना डेवलपमेंट है। अब जब तक हुकूमत इसको रियलाइज नहीं करेगी और इस एरिया को डेवलप नहीं करेगी, आज आप देखिए सीपेक का जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, जो 5 साल डिले हो चुका है। क्यों डिले हुआ है? बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, द सिक्योरिटी जो सिचुएशन है वहां पे, और लोग चाइनीज पॉपुलेशन के अगेंस्ट है। चाइना ने ग्वादर में अपनी फेंसिंग अपना कर रही है, वहां पे लोकल लोग भी नहीं आ सकते। पंजाबियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, बलूचिस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता। गवर्नमेंट की सीनियर पोजीशन में पंजाबीज है, आपके बलूचिस नहीं है। तो एक डिस्क्रिमिनेशन आप एक कौम में पैदा कर रहे हैं। और जहां पर भी आप देखेंगे 1971 में बांग्लादेश क्यों पैदा हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ? क्यों आपने डिस्क्रिमिनेशन किया बंगालीज के अगेंस्ट, और इसीलिए बगावत आपकी स्टार्ट हुई। सो आई थिंक एवरी कंट्री मस्ट लर्न इट्स लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री। जो हिस्ट्री आपको सिखाना चाहिए कि ये पहले हमने गलती करी और इसका जो अंजाम ये हुआ, और अब ये जो गलती हम दोबारा से दोहरा रहे हैं, और सिचुएशन और भी आपकी खराब होगी। एक बार यूएस यहाँ पे आ जाएगा, देखना जो ये जो इंसर्जेंट्स है और ये जो लोग हैं वहां के बलूचीज, अब एक मूवमेंट आपकी तैयार हो रही है। अमेरिका ने बीएलए को कोचर सर, चूंकि आपने हिस्ट्री की बात की, अच्छा हिस्ट्री की बात की, तो मेरे जहन में ख्याल आया, अभी पिछले दिनों पाकिस्तान और अमेरिका की नज़दीकी किसी से छिपी नहीं। 2 महीने में 2 बार आसिम मुनीर का पहुंचना वहां पर वो नज़दीकियों को बताता है। लेकिन अमेरिका कैसे भूल सकता है 9/11? अमेरिका कैसे भूल सकता है ओसामा बिन लादेन? अमेरिका क्यों पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा रहा है ये जानते हुए? देखिए अगर सॉरी, वैसे मेरा सवाल कोचर सर से था ये। जी प्लीज हाँ, कोचर जी। देखिए, नथिंग इज परमानेंट इन जियोपॉलिटिक्स। आज अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ रही है ईरान की वजह से।
और आपने इसको देखा कि मुनीर को, ये जो आपकी ईरान और इजराइल की लड़ाई हुई थी, जनरल मुनीर को उससे पहले एक्चुअली बुलाया गया था बेसिकली ईरान के ऊपर बात करने के लिए, बिकॉज आप जब अपने बॉम्बर्स भेजते हैं और आपने बंकर बस्टिंग अपने बॉम्ब भेजते हैं, तो एक उसका प्रिंसिपल ये होता है कि पास के एयरफील्ड्स आपके पास होने चाहिए आपको एक्सट्रिकेशन के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक्सट्रिकेशन आपका मुश्किल हो जाता है और पास के एयर बेसिस को आपको सिक्योर आपके पास होने चाहिए। और पाकिस्तान एक जरिया है कि पाकिस्तान के पास वो एयर बेसिस हैं, उनके पास जो एक जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसकी वजह से आज पाकिस्तान की अहमियत है। तो इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ अच्छे अपने रिलेशन रखना चाहता है। आप जानते हैं अफगानिस्तान के टाइम पाकिस्तान को अमेरिका ने कैसे अपना यूज किया था, और अब भी पाकिस्तान चाहता है कि उस टाइप का अरेंजमेंट अमेरिका एक्चुअली चाहता है उस टाइप का अरेंजमेंट पाकिस्तान के साथ हो। और इसीलिए हमने ये देखा कि ये और एक और अमेरिका की पॉलिसी है कि वो एक भारत के लिए काउंटर क्रिएट करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि चाइना को एकदम जैसे अमेरिका ने ग्रो करने दिया, और चाइना एक इकोनॉमिक पावर आज जो चैलेंज कर रहा है अमेरिका को, उसकी हेजेमनी को, वो नहीं चाहता आने वाले वक्त में भारत भी ऐसा बन और जाए। जिस स्ट्रेटजी का आप जिक्र कर रहे हैं वो खास तौर पर देखने को मिल रही है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। फखर जी, एक तो आप रिएक्ट कर सकते हैं अभी राजन कोचर सर से जो मैंने सवाल पूछा जिस पर आप बोलना चाहते थे, साथ ही मुझे बताइएगा पाकिस्तानी हुकूमत के लिए आतंक को फंडिंग पहुंचाना ये कौन सी मजबूरी है या फिर क्यों जरूरी है, ये एड ऑन है? देखिए, मैं पहले ये जो आप फंडिंग की बात करें, मैं पहले इस पे अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ। वो ये कि अगर ये चीजें मतलब इतनी आसान होती, आजकल अगर मैं आपको अभी नाउडेज इस मंथ के अंदर बता दूं तो बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं हुई है कि अगर आप कि बैंक पे ट्रांजैक्शन कोई भी हो रही है उसके लिए बहुत ज्यादा मजीद स्ट्रिक्टनेस कर दी गई है। ठीक है, आपका यहाँ पे जिस तरह आप लोगों के पास यू पे, हमारे पास इजी पैसा टाइप, इस टाइप की कोई चीजें होती हैं, उसके ऊपर पहले ट्रांजैक्शंस बहुत इजी होती थी, लेकिन अब उसको बड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और ये चीजें मैं तो क्योंकि स्टार्ट से नहीं था, लेकिन जनरल साहब की मैं बात सुन रहा था, FATF की उन्होंने बात की, तो उसके बाद पाकिस्तान ने इन चीजों के ऊपर बेशक FATF के प्रेशर में किया है या कुछ और चीजें थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर वर्कआउट किया और देन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया। अदरवाइज पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 3-4 साल लग गए थे। तो ये चीजें तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर वर्कआउट किया, गो कि उससे आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हुई है। मैंने ये भी चीज देखी है, मतलब ये सिर्फ नहीं है कि टेरर फाइनेंसिंग के नाम पे आप बाकी लोगों के लिए भी, अगर आज आप किसी जगह से डॉलर खरीदने के लिए जाते हैं तो आपसे वो 10 किस्म की डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, तब जाके वो आप डॉलर परचेस कर सकते हैं, आपकी पूरी एंट्री होती है, आपकी पिक्चर बनती है। पहले ये चीजें नहीं थी, हम अपना बिजनेस करते रहे, मतलब फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का, तो ये चीजें नहीं हुआ करती थी, बट अब है, सख्ती बहुत है। दूसरी बात, जो अफगानिस्तान की आप लोग बात करें या फिर उसामा बिन लादेन या अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जो जिसे कहते हैं कुर्बतें हैं, देखिए अमेरिका हमेशा से, जनरल साहब की ये बात मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा कि वो अपॉर्चुनिस्ट हैं। वो जब उनको लगता है कि जी इनकी हमें जरूरत है, तो उनके साथ उनकी मतलब बहुत ज्यादा कुर्बतें हो जाती है। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। हम नॉन नेटो अलाए थे अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ, और वो जंग जो 2001 से शुरू हुई थी और 2021 में जाकर खत्म हुई जब वो लोग चले गए थे अफगानिस्तान से। तो ये कि वो ये चीजें देखते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इंडिया के ऊपर उन्होंने, शायद मैं देख रहा हूं कि 5 से 10 साल उन्होंने इंडिया के ऊपर काफी सारी चीजें उनके साथ आगे बढ़ाई, लेकिन अब उनको गालिबन यकीन हुआ है कि वहां पे गालिबन उनकी दाल नहीं गल रही, और या इंडिया वो चीजें नहीं करता, ऑफर करता जो पाकिस्तान उनको प्रोवाइड करता है। तो ये वजूहत हो सकती है। फिर चीन के साथ पाकिस्तान की जो कुर्बतें हैं, 80% हमारे पास जो वेपन्स आ रहा है इस वक्त, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो या फिर हमारे ग्राउंड फोर्सेस का हो, वो चाइना मेड है। तो इन सारी चीजों को अमेरिका देखता है। अमेरिका कोई एक फैक्टर के ऊपर नहीं कि वो सिर्फ अफगानिस्तान की वजह से या सिर्फ ईरान की वजह से या सिर्फ हिंदुस्तान की वजह से, उस सारी चीजों को देखकर और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि भाई हमने क्या करना है। तो ये चीजें उन्होंने की। बट मैं एक बात करूंगा, पाकिस्तान के और अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन हमारे ताल्लुकात चीन के साथ भी बुरे नहीं होने चाहिए, हमारे ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ भी खराब नहीं होने चाहिए, ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ भी होने चाहिए। ये नहीं है कि हम सिर्फ अगर अमेरिका के साथ चले जाएं तो फिर हम
बाकी दुनिया को साइड पे करें, क्योंकि सुपर पावर के साथ हम खड़े या सुपर पावर हमारे साथ खड़ा है, हालांकि वो खड़ा किसी के साथ नहीं होता। हाँ। उनका जो जब तक उनको उस चीज की जरूरत होती है उस रीजन के अंदर, तो वो बिल्कुल वो सारी मेहरबानियां करता है। वो हमारे चीफ से 2 दफा, मतलब एक दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब से और भी कम के लोगों से उनकी मुलाकात हुई 1.5 माह में, 2 उन्होंने विजिट्स किए। बाकी जो BLA को और मजीद ब्रिगेड को उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है ऑफिशियली, तो वो पाकिस्तान के लिए लाजमी सी बात है कि इंटरनल जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस करता है वो पाकिस्तान को फायदा दे रही है। इसके साथ साथ जो दूसरे प्रेशर्स हैं, स्पेशली IMF से हम 24 दफा अभी तक हम कर्ज ले चुके हैं और 25वीं दफा की हमारी तैयारी कंप्लीट है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान को चाहिए और अमेरिका को ये पता है कि पाकिस्तान की क्या क्या जरूरियात है, तो वो उस तरीके से हमारे साथ वक्त गुजारी करता है और वो सबके साथ यही करता है। वो ना किसी के साथ परमानेंट दुश्मनी करता है, न परमानेंट आपके उनकी हिसाब से दोस्ती इस पूरे होती है। सिनेरियो में गिव एंड टेक वाला रिलेशन है जो मुझे समझ में आ रहा है। और बतौर पत्रकार जितना आपने खुलकर बात की, अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ में बात करने का, अच्छा लगा। और राजन कोचर सर ने भी ये अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान से अगर कोई गेस्ट जुड़े और वो सच बोले तो बहुत बड़ी बात है, वरना वहां तो पत्रकारों को बोलने की आज़ादी तक नहीं होती। राजन कोचर सर, साथी फखर यूसुफजई जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए और इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।